भाजपा की जो बेचैनियां हैं वो दिल्ली में बढ़ गई हैं जी। बिहार में सब कुछ शांत सा लग रहा है और हम अंदाजा लगाते नहीं, इसका मतलब तो पक्का ही कुछ बुरा होगा, इसका मतलब कुछ पता। अब साथ में रख दिया तो बिहार सरकार के लिए एपोकलिप्टिक लग रहा है। भाजपा अपने एजेंडे को लेकर कितना बुलंद रहती है वो आपको बाबरी से याद आना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, ये डर होना चाहिए। पूर्ण बहुमत में वो अरुणाचल में भी थे जी जी, और अतिरिक्त में उन्होंने उन सारे जो एमएलएस थे उनका भक्षण किया। बिहार से लड़ेंगे, इस बार बिहार को मौका दिया और बिहार में हमारा दबदबा भी है और मैं बिहार में सब कर लूँगा और बिहार में हमें दिखाना भी है नीतीश को। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये है वो शो जो आपको सुबह जागने पर मजबूर कर देता है। पंचनामा देख रहे हैं आप, सुबह वाला। उम्मीद है कि रातों रात में आपको राजनीतिक रस मिल गया होगा, पूरे दिन का एजेंडा आपका सेट हो गया होगा राजनीतिक। अब हम वो खबर लेकर आए हैं जो आपको राजनीतिक रस भी देगी। बिहार के जो समीकरण हैं मौजूदा, इनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ जो नई डेवलपमेंट्स होने वाली हैं उनके बारे में भी आपको पहले से आगाह करेंगे। देखिए, मौजूदा स्थिति में एक तो बात सब कोई कहने लगा है, ये बात हम सरकार बनने के एक दिन बाद बोले थे कि सरकार की एक्सपायरी डेट भी है और वो बहुत मतलब सहज वाली नहीं है, असहज वाली एक्सपायरी डेट है। अब उसको लेकर बिहार में राजनीति बिल्कुल खुल चुका है। यानी कि जब कोई क्रिकेट मैच अपने 44वें ओवर तक पहुंचता है तो देखते हैं आप कि दोनों टीमों को पता चलता है कि अब करना क्या है। वही स्थिति है, बहुत जल्दी बाकी सब कुछ हो रहा है। ये नवजात बच्चा 1 महीने की सरकार अभी 1.5 महीने की तरफ बढ़ रही है और सब कुछ हो चुका है। भाजपा की तरफ से कई एजेंडे भेजे जा चुके हैं नीतीश की तरफ। नीतीश कुमार संवादहीनता का आरोप लगा रहे हैं। अचरज भी हो रहा है ये जानते हुए कि भाजपा ने ही उन्हें सीएम बनाया है। भाजपा ऐसा भी क्यों कर रही है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं बनाना था तो उन्हें सीएम ही नहीं बनाती। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर करने की स्ट्रैटेजी जो भाजपा की है ये थोड़ी सभी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन दिख जरूर रही है। चर्चाएं ऐसी हैं कि भाजपा के नेता कुछ बोलते हैं, जदयू के नेता उस पर बोलने से कतराते नहीं हैं। शुरुआत में कुछ दिनों तक जैसे नई बहू आती है घर में तो कुछ दिनों तक आमना सामना नहीं होता है, लेकिन अब आमना सामना खुलेआम हो रहा है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने शायद अपने जीवन का शायद सबसे बढ़िया डिसीजन राजनीतिक या सबसे बुरा डिसीजन ले लिया, इसे आप अपने हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह के कमान थामने के बाद भाजपा की जो बेचैनियां हैं वो दिल्ली में बढ़ गई हैं जी। बिहार में सब कुछ शांत सा लग रहा है। बिहार मैंने बताया था आपको कि नीतीश कुमार के वो मंत्री जो हार गए हैं, वो घायल शेरों का समूह, वो भी लगातार प्रयास कर रहा है कि भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार को मजबूत किया जाए, उनको बुलंद किया जाए उनके हौसलों को, ताकि वो अपनी बातें खुलकर कह सकें। नीतीश कुमार के आजकल के बयानों से अगर आप अंदाज़ा लगाइएगा, जो उन्होंने ऑफलाइन ही दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिप्रेशन साफ दिख रहा है, उन्हें दुख दिख रहा है। उनकी सहजता अब चेहरे के बजाय जुबान पर भी आने लगी है, चाहे बंद कमरे में ही क्यों ना हो। लेकिन इस बीच जो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है हमने आपको बताई थी, कल पूरे दिन हमने दिखाया था आपको, परसों भी दिखाया था कि जो दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लगातार उनकी मुलाकात राष्ट्रपति से भी हो रही है, उनकी मुलाकात पीएम से भी हुई, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी शेड्यूल की गई और अमित शाह से भी अंततः उन लोगों ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इसी दरमियान जब वहाँ थे, भाजपा के बिहार के कुछ दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार को और कमज़ोर करने के लिए कुछ बयान दे दिए, जिसमें से एक बयान था लव जिहाद को लेकर कि नीतीश कुमार को साथ देना होगा। दूसरा बयान था कि नीतीश कुमार से बिहार की मौजूदा स्थिति संभल नहीं पा रही है, बहुत सारा काम उनके पास है, तो क्यों ना ये जो गृह विभाग है ये दे दिया जाए। इन सारी राजनीतिक दाव पेचों के बीच दिल्ली में इस तरह से मुलाकात करना दो दिग्गज नेताओं का, और फिर बिहार के राज्यपाल भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं जी, और जाकर वो भी मुलाकात करते हैं राष्ट्रपति से, फिर अन्य लोगों से, फिर खबर आई कि अमित शाह से भी मुलाकात हुई। तो इन सब बयानों को, इन सब अलग अलग घटनाओं को बाबा जब हम एक श्रेणी में लाते हैं, एक श्रृंखला में, तब तो कहानी बड़ी दिख रही है। अब तो हम टूटे टूटे खंडों को देख रहे थे और हम अंदाजा लगाते नहीं, इसका मतलब तो पक्का ही कुछ बुरा होगा, इसका मतलब कुछ पता। अब साथ में रख दिया तो बिहार सरकार के लिए एपोकलिप्टिक लग रहा है, यानी इमरजेंसी जैसा, वैसी इमरजेंसी जो घोषित होती है वैसी इमरजेंसी। अब देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक असहज शब्द दिया था, मेरी याद नहीं है शब्द,
लेकिन बिहार के मौजूदा स्थिति में मैंने आपको बोला था कि मैं वो पहला शख्स हूँ जो इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, और आप इस शब्द का अब आदत डाल दीजिए डिक्शनरी में, अगर नहीं पता तो सीख लीजिए क्योंकि बहुत सुनने को मिलेगा। अब मैं आपको इमरजेंसी शब्द दे रहा हूँ जो आपको रख लेना चाहिए, और इस शब्द का प्रयोग अब बिहार की राजनीति में आने वाले 1-1.5 महीने 2 महीने तक खूब होगा। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि बिहार सरकार में जिस तरह से जदयू और भाजपा के बीच रिश्ते खट्टे होते जा रहे हैं, एक दूसरे को ताकत दिखाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, संवादहीनता को समाप्त करने का प्रयास कम और उसे बढ़ाने का प्रयास ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी मोड में ही सरकार है। आज बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है, रातों रात हमने खबर में आपको दिखाया भी है, और ये बात अब तक लगातार अभिषेक मिश्र भी पूछ रहे थे कि मांझी जी इन सब पर चुप क्यों हैं जी। और जब उन्होंने बोला तो अभिषेक मिश्र ने पहले ही हमें वो बात भेजी कि मांझी जी ने भी एक तरह से चिता दिया है भाजपा को कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वो गलत हुआ। हालांकि मांझी जी को 5 दिन बाद इस बात का होश आया, या उनको कोई खबर उनको दिया होगा, तबीयत बेचारी खराब है, तो हो सकता है किसी ने अखबार दिखाया हो 5 दिन पुराना कि देखिए मांझी जी ऐसा हुआ है, तो उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। लेकिन वही बात है कि मतलब इस तरह से चिमटी काटने से तो भाजपा कमजोर नहीं होगी ना, और इस तरह से चिमटी काटने से भाजपा अपने एजेंडे से पीछे भी नहीं हटेगी। भाजपा अपने एजेंडे को लेकर कितना बुलंद रहती है वो आपको बाबरी से याद आना चाहिए। नमन जी, आपने शुरुआत किया था कि नई बहू आती है तो जी, उसका एक सीधा सा फ्रेज है कि जमते लइकवा आवते बहुरिया जौन लोइया लगई तौने लागी। मतलब आते ही और बच्चा के जन्म लेते ही उसे संस्कार सिखाए जाते हैं जी कि घर का ये सिस्टम्स है, इसको आपको फॉलो करना है। ये सिस्टम सिखाने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं थे जी, एडॉप्टेड सन था उनका जी। एडॉप्टेड सन हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सरकार में उनकी भूमिका छोटी हो गई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया पद जी, जी, जी। उनके लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था होते हुए भी नहीं था, क्योंकि उनको संशय और असहज जो आप बता रहे हैं वो था ही। इस बीच में कई ऐसी बातें आई हैं नमन जी कि कहा जा रहा है कि अमित शाह दिल्ली में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, तो ये कर देंगे, इमरजेंसी है। बाबा बिहार के कुछ जो कम मतलब जानकार जो लोग हैं राजनीतिक रूप से, उनको तो इस बात का भी डर लगने लगा है कि राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है बिहार में। राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, ये डर होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है नमन जी वो भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात से जरा भी मतलब नहीं है कि कौन उसके साथ है कौन नहीं है, क्योंकि 303 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है। आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं उसका, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये भी बातें हैं कि जब अरुणाचल प्रदेश में झटका लगा तो नीतीश, ये बात मैंने आपको कभी कही नहीं लेकिन अब कहता हूँ, और इस पर पंचनामा भी आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब नीतीश कुमार ये बात कहते हैं, नीतीश कुमार जब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो उनको बेचैन होना आवश्यक है, क्योंकि उनके 16 MP बिहार में हैं जी, जिनको कहीं ना कहीं सीटें बढ़ाकर दी गई थी, जदयू को एडजस्ट किया गया था, तो उन पर नज़र अमित शाह की है। नमन जी, आज सुबह से ही मैं और बाबा मैं थोड़ा सा बस माफ करिए, काट रहा हूँ मैं आपका, और ये आप कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत में है तो उनको क्या आवश्यकता है तोड़ने की MP। पूर्ण बहुमत में वो अरुणाचल में भी थे जी जी, और अतिरिक्त में उन्होंने उन सारे जो MLAs थे उनका भक्षण किया। मुझे उसी की चर्चा मैं कर रहा था, मैं सुबह से ललन सिंह की बात कर रहा हूँ जी जी। लेकिन इन सब के पहले मैं एक छोटा सा प्रसंग रखना चाहूँगा जी, जो बड़ा ही मौजूद है आपके इस पूरे विषय पर। 2014 से पहले 2013 में भारतीय जनता पार्टी उस स्टेज में आ गई थी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह डोमिनेट करें, और उनको आगे किया भी गया था, और उनका चेहरा दिखाया जा रहा था। राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़ी कद्दावर नेता राजनाथ सिंह थे, और उनका दबदबा भी था, राजपूती ठाट और राजपूती शान वगैरह सब कुछ उनका चलता था पार्टी के अंदर में। उनके बड़े अदब लोग करते थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें यह तय होना था कि हम प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पार्टी की तरफ से किस व्यक्ति का नाम करें। कई लोगों की चर्चा चल रही थी, उसी बीच में कई लोगों के नाम आए, उसी बीच में एक नाम आया मोदी। बड़ी गंभीर आवाज़ थी, आया मोदी का नाम, और पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया पूरी बैठक में। उसके बाद से राजनाथ सिंह ने कहा कि आप लोगों का और भी कोई विचार हो और कोई नाम सुझाएं तो बताएं। आडवाणी जी बड़ी असहज नजर आ रहे थे जी। राजनाथ सिंह बार बार आडवाणी की तरफ देख रहे थे और उस शख्स की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत कई बार करने के बाद, पूछने के बाद, कई लोगों से कहने के बाद कि आप और कुछ बोलें, कोई नहीं बोला जी।
बात तय हो गया कि मोदी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे जी। इसके आगे और बड़ी कहानी हो गई नमन जी। जब ये हुआ कि प्रधानमंत्री के रूप में ठीक है पार्टी की तरफ से मोदी को सर्वसम्मति से मान्य किया जाता है, उम्मीदवार बनेंगे, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे जी। और ये प्रसंग सबसे बड़ा था जी। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, उनका पूरा रुतबा था। उन्होंने कहा कि बिहार से लड़ेंगे, इस बार बिहार को मौका दिया और बिहार में हमारा दबदबा भी है और मैं बिहार में सब कर लूँगा और बिहार में हमें दिखाना भी है नीतीश को कि भैया हम हैं जी। और ये मौका है, बहुत बेहतर मौका है। इस पर भी फिर आवाज़ नहीं, उसी गंभीर आवाज़ में एक नहीं शब्द आया और नहीं शब्द में फिर से पूरे उस प्रसंग को पिन ड्रॉप साइलेंस में बदल दिया जी। राजनाथ सिंह ने देखा और कहा कि क्यों नहीं, फिर आवाज़ आई कि नहीं, थोड़ा और कड़े शब्दों में जी। और राजनाथ सिंह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुप हो गए। पूछा गया कि फिर कहाँ, पटना का इतना बढ़िया, पटना से लड़ाया जाए, पटना से चुनाव लड़ा जाए। आपको याद भी होगा कि पटना से का चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही थी। मैंने भोजपुरी में खबर लिखी थी उस दौरान, बिल्कुल कि मोदिया लड़ी बनारस से, पटना से। सर मुझे याद है आपने वो खबर लिखी थी, मुझे पूरी तरह से याद है। और वो हम पूरे उस लाइव थे उस दौरान। हमारा चैनल जो है उस समय बड़ा होते हुए भी छोटा था क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत कम चैनल थे, लेकिन हम उस समय लीड किया करते थे। खैर नमन जी, राजनाथ सिंह को बैकफुट पे जाना पड़ा जी और तय हुआ कि मोदी यूपी से चुनाव लड़ेंगे जी। और वो शख्स का नाम मैं बता रहा हूं, अमित शाह थे जी। अमित शाह यूपी के उस समय प्रभारी हुआ करते थे और उनको ये पूरा पोस्टर जो आप देख रहे हैं 2014 से लेकर 2019 तक और 2020 तक बिहार तक का जी, इस सारा पोस्टर जो है अमित शाह ने डिजाइन किया है जी। आज उनके पास इमरजेंसी बैठक हो रही है और इस इमरजेंसी बैठक में आपने सारी बातें कह दी हैं, कुछ भी उसमें बचा नहीं है, सिर्फ बचा इतना ही है कि फैसला कब आए। मतलब ये एक बड़ा अजीब विडंबना संयोग है। हालांकि राजनीति में संयोग जैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ये बात मैं भी दावे से कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं और हमारे बगल में बैठे हैं अभिषेक मिश्र जी ऑफलाइन में, वो भी कहेंगे। सच्चाई यही है कि राजनीति में हर काम अगर किया जाता है तो केवल और केवल मैसेज देने के लिए किया जाता है। आज अरुणाचल प्रदेश में जो भाजपा ने किया है वो पेट भरे होने के बावजूद खाना वो मैसेज था। जदयू ने उस मैसेज को समझा और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लग गए और इधर उधर ताकत न देके सीधा उस स्रोती में जहां पर पहले से ताकत थी, आरसीपी सिंह को ताकत दिया गया और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ। इसी तरह से शायद बाबा मुझे लगता है कि हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें जो पिता है जी बहुत सहज होकर अपने बेटे को कभी नहीं देता है कमान, असहजता के साथ देता है। ये हस्तांतरण बड़ा नेचुरल सा नहीं होता है, संशय की स्थिति में रहता है कि जब उसे एहसास रहता है कि देना ही पड़ेगा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण या वो समझ नहीं पाता है उस जमाने की चीज़ों को, तो वो धीरे से असहजता से दे देता है और इसका अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, ये हो जाता है। बस यही हुआ है। अब आपकी बातों को उसी कहानी के दूसरे फेज में आ रहा जी। उस कहानी का दूसरा फेज ये है कि एक मोर एक ऐसा पक्षी है जो जब नाचता है तो वो अपने नाच से, अपने नृत्य से बहुत खुश होता है जी। लेकिन उसका पैर पर जब भी नज़र पड़ता है जी, उसका चूंकि पैर बड़ी कुरूप है, बहुत सूरत सा होता है, बदसूरत है, वहाँ आकर के उसके सारी खुशी काफूर हो जाती है। एक बात बहुत मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ जी कि बिहार में चाणक्य है, चाणक्य हम किसी दूसरे को मान नहीं सकते हैं और बिहारी किसी को चाणक्य नहीं मान सकते हैं, ये भी बात मानना पड़ेगा। यही वो बिहार है जहां पूरी दुनिया से घूम करके आने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह असमय रुक जाता है। बिल्कुल, और यहाँ कई चाणक्य हैं, चाणक्यों का फहरिस्त लंबा है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप समझिए ना कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए सभी फेल हो जाते हैं, भूपेंद्र यादव से लेकर के आज जितने भी लोग कॉलर खड़ा किए हुए हैं, उन सभी लोगों में आखिर राजनाथ सिंह को आना पड़ता है चुनाव से पहले और आकर के आग्रह करना पड़ता है, चिरौरी करना पड़ता है, निपोरिया करना पड़ता है। नीतीश जी मान जाइए, चाणक्य आप ही हैं, हरदी गुर्दी, और हरदी गुर्दी बुलवाते हैं, तब जाकर उस नीतीश कुमार को लेकर के आज जो स्थितियां हैं और इमरजेंसी कॉल हो रहा है, भले ही आप सफल हो जाएं, लेकिन अभी नीतीश का नीति और चाल बचा हुआ। देखिए, बिहार में राजद ने भी इस समीकरण को बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया है। जो ऑफर दिया गया है पीएम का,
और सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जाए। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि इस ऑफर पर सोच नहीं रहे होंगे, अच्छे से सोच रहे हैं। उनकी पार्टी के जो हारे हुए नेता हैं जयकुमार सिंह, उनसे बात कीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में अरेंजमेंट से सरकार नहीं चल सकती है, गिरेगी ही अगर अरेंजमेंट नहीं बदला। अरेंजमेंट बदलने का मतलब भाजपा जिस तरह से नीतीश पर हावी है वो नहीं चलेगा। नीतीश को सहजता बहुत महसूस होती है अपने से लिए गए डिसीजंस को फॉलो करने में, कोई और उन्हें निर्देश दे ये उन्हें पसंद नहीं है। हालांकि उन्होंने तो घुमा फिरा कर अपने लिए एक और जो एक गड्ढा से बचने के दूसरा गड्ढा खोल दिया है आरसीपी सिंह को देकर, लेकिन उन्हें विश्वास है आरसीपी सिंह में, उन्हें इस बात का इल्म है कि आरसीपी सिंह उनके साथ नाफरमानी नहीं करेंगे। बहुत दिन से चले आ रहे हैं, ललन तो छिटक गए थे लेकिन ये कभी छटके नहीं हैं, इसलिए शायद ये भरोसा उन्हें है। लेकिन इससे बड़ी बात है, इस ऑफर से भाजपा भी असहज हो गई है। ये राजद और नीतीश कुमार के बीच जो पकने लगा है, इससे भाजपा असहज हो गई है। और दिल्ली में खबर जो मैं अभी आपको ठोक कर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब सुबह में आप इस खबर को देख रहे हैं उस वक्त तक मेरी और अभिषेक मिश्रा की बात हुई कई लोगों से, सूत्रों से जो विश्वस्त सूत्र नहीं है मेरे। सर्जरी से पहले सेकंड ओपिनियन की बात बिल्कुल बिल्कुल, तो तब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे। हो सकता है थोड़ी देर बाद इस वीडियो के अभिषेक मिश्रा आए और आपको बता दें कि क्या होने वाला है, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको इसे इशारा देता चलूं कि बिहार भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। ये अपुष्ट खबर हमें मिल रही है और शाम तक आज वो रवाना हो जाएंगे। मतलब बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अब तो टीवी चैनलों पर भी ये खबरें चलने लगी हैं जो सरकार की इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए। आज भाजपा के दिग्गज नेता और उनके साथ साथ बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री, उनके साथ साथ बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान, ये सारे लोग जब एक जगह मौजूद होंगे तो किसी का बर्थडे मनाने या 31 तारीख की जो पार्टी है वो तो मनाने नहीं है, इकट्ठा होंगे, जरूर कुछ बड़ा होगा। नज़र हमारी बनी रहेगी, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। ये पंचनामा का पहला श्रृंखला है, दिन में और 2 पंचनामा आएंगे, एक सुमन के साथ और एक नमन के साथ, दोनों देखना है। और यूपीआई नंबर दिया हुआ है, उस पर आपका सहयोग आना चाहिए। ये वीडियो आप शेयर करते हैं तो मैं ये बोलकर औपचारिकता करके आपको असहज नहीं करूँगा, जैसे कि नीतीश जी को किया जा रहा है। आप शेयर करते रहिए, धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।